Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to start our next part of आर्टिकल 31। पहले पार्ट के अंदर हम कवर कर चुके हैं आर्टिकल 31 है। अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं 31B और C। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 31B saves the act and regulation included in the 9th schedule from being challenged and invalidated on the ground of contravention of any of the fundamental rights. The scope of 31 article is wider than that of article 31A। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो आर्टिकल 31B के तहत जितने भी कानून बनाए गए थे उनको किसके अंदर में डाल दिया गया था, 9वीं शेड्यूल के अंदर। ठीक है, एट प्रेजेंट इंडिया के अंदर 12 शेड्यूल है और जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस टाइम पे केवल और केवल 8 ही शेड्यूल थी। जो 8वीं शेड्यूल है वो रिलेटेड टू लैंग्वेज है और जो 9वीं शेड्यूल है जिसके अंदर क्या है, वेरियस एक्ट्स और रेगुलेशंस को डाला गया था। तो जो 9वीं शेड्यूल के अंदर जिस भी कानून को बना के डाल दिया जाता था तो उस पे क्या, उस कानून में क्या पावर मिल जाती थी कि उसको आप कोर्ट के अंदर चैलेंज नहीं कर सकते। किसके बेस पे कि ये जो राइट है, ये जो कानून है, ये मेरे फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है। ठीक है, तो आप उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकते थे, जैसे आर्टिकल 31A में आप कर रहे थे। आर्टिकल 31A की तरह इसमें भी कोई क्लेम नहीं कर सकते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ ना कि इस लॉ का काफ़ी गलत यूज़ होने लग गया। स्टार्टिंग में सिर्फ़ और सिर्फ ये इसमें कौन कौन से लॉ डाले गए थे जो कि लैंड रिफॉर्म्स थी, कॉमर्स से रिलेटेड थे, उनको डाला जाता था। लेकिन जब बाद में टाइम के साथ गवर्नमेंट को अगर कोई भी ऐसा लॉ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बनाना होता जो कि अगर देखा जाए तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए सही नहीं था, उसको ये इसके अंदर डाल देते ताकि ये आर्टिकल 32 और 226 से बच जाए और कोर्ट इसको नल एंड वॉइड करार ना दे सके और इसको खारिज ना कर सके। तो इस वास्ते इस आर्टिकल 31B के अंदर उस कानून को डाल दिया जाता था। लेकिन 2007 में क्या हुआ ना, एक जजमेंट आई IR कोयलो केस में। IR कोयलो वर्सेस स्टेट का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो भी ये डालते हैं 9th शेड्यूल के अंदर, जितने भी केसेस डालते हैं, ऐसा नहीं है कि वो एक तरह से उनको जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी मिल गई। नहीं, कोई भी कानून ऐसा है ही नहीं जिसको आप जुडिशियल इम्यूनिटी दे सको, चाहे बेशक से वो 9th शेड्यूल के अंदर ना हो। अगर वो किसी भी तरह से जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हनन कर रहा है तो उस कानून को नल एंड वॉइड करार दे दिया जाएगा, बेशक से वो 9वीं शेड्यूल के अंदर ही क्यों ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि 24 अप्रैल 1973 के बाद जितने भी जो भी लॉज और जितनी भी एक्ट्स बना के इसके अंदर डाली गई है 9th शेड्यूल में, वो सारी आप क्या है ना कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकते हो। किसके बेसिस पे? अगर वो किसी भी फंडामेंटल राइट को हनन कर रहे हैं अंडर आर्टिकल 14, 15, 19 और 20। ठीक है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे हैं। तो केवल यही डेट क्यों चुनी गई है ना, 24 अप्रैल 1973 ही क्यों चुनी गई, और क्यों नहीं चुनी गई? क्योंकि उस दिन में एक सबसे बड़ी लैंडमार्क वर्डिक्ट दी थी सुप्रीम कोर्ट ने, वो था केशवानंदा भारती केस, जिसके अंदर बोला गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकती। अब वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये कोर्ट ने आज तक कभी डिफाइन करा ही नहीं, वो डिपेंड करता है केस टू केस। ओरिजिनली 1951 के अंदर जो 9th शेड्यूल थी उसमें 13 एक्ट डाली गई थी, लेकिन 2016 तक आते आते इनके अंदर 282 एक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, द एक्ट एंड रेगुलेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डील विद लैंड रिफॉर्म्स, एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड दैट ऑफ पार्लियामेंट्री डील विद अदर मैटर्स। अब स्टार्टिंग में तो देखो यही बात है ना, लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड और ज़मींदारी से रिलेटेड, कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी एक्ट होती थी उन्हीं को इस 9th शेड्यूल के अंदर डाला जाता था। क्योंकि अगर देश की डेवलपमेंट करना है, पब्लिक इंटरेस्ट की बात करें कि सबको रोज़गार मिले, सबकी ज़िंदगी अच्छे से चले, तो कुछ कानून ऐसे हैं जिनको क्या है ना थोड़ा सा फंडामेंटल राइट से हट के देखना पड़ता है। इस वजह से उनको इसके अंदर डाला गया ताकि इस पर कोई भी कोर्ट में जाके क्लेम ना कर सके। लेकिन हर एक चीज़ के लूप होल्स होते हैं, तो गवर्नमेंट अपने लूप होल ढूंढने लगी और इसका मिसयूज़ होने लग गया।
जिसके बाद से कोर्ट ने इतनी बड़ी जजमेंट दी थी, कौन सी, कोई लो केस वाली, कि भाई 9वें जो शेड्यूल के अंदर जितने भी लो है वो सब के सब जुडिशियल रिव्यू के लिए ओपन है। कौन से केसेस, कौन से लो, जो 1973 24 अप्रैल के बाद में लिए गए थे। अब बात करते हैं 31C की। तो देखो 31C, सीधी सी बात मैं बता देता हूँ आपको, ये किससे रिलेटेड है कि भाई जो भी DPSP पॉलिसीज़ थी, ठीक है, जो जैसे कि गवर्नमेंट कोई भी नया कानून बनाती है स्टेट गवर्नमेंट, तो वो ध्यान में रखती है कि जितने भी कानून है वो DPSP को मद्देनज़र रखते हुए बनाया जाए, ताकि इससे लोगों की और मदद हो सके। और मोस्टली ये रिलेटेड है आर्टिकल 39B और 39C से रिलेटेड। अब वो 39B और C क्या है, देखो आर्टिकल 39B के अंदर क्या बोला गया है, ये रहे देखो, ठीक है, आर्टिकल 39B और C। आर्टिकल 39B के अंदर क्या बोला गया है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक रिसोर्सेज, पब्लिक रिसोर्सेज का जितना भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली लोगों के अंदर हो, ठीक है, ताकि किसी को ये ना हो कि भाई एक के साथ अन्याय हो रहा है और एक की जेब भरी पड़ी है। दूसरा 39C क्या कहता है, टू स्टॉप द सेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ, एक तरह से कि भाई किसी भी एक इंसान के हाथ में पूरे देश की संपत्ति ना हो, पूरे देश की वेल्थ ना हो। पहले टाइम में क्या होता था ना, अंग्रेज़ क्या करते थे, गरीबों से उनके सारा पैसा ले लेते थे और अपनी जेब में रखते थे, जिस वजह से जितना भी जो भी अमाउंट होता था वो सारा का सारा अंग्रेज़ों के पास होता था, तो वो अपनी मनमर्जी से उसको यूज़ करते थे, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए। तो उन्होंने आज तक कुछ भी एक पैसा उनमें से यूज़ नहीं किया था। तो जिसकी वजह से देश के अंदर देश बिल्कुल पिछड़ता गया, बीमारियां आती गई, कितने फेमिन्स आए, लोग मरे हैं, पूरी कई तरह की बीमारियां फैली हैं, उनको किसी भी तरह की सुख सुविधा नहीं मिली, उनका जो एवरेज लाइफ स्पैन था वो भी घट गया था। तो उस चीज़ से बचने के लिए, उस चीज़ से टैकल करने के लिए आर्टिकल जो 39 का C है, ठीक है, उसके अंदर ये जिक्र किया गया है। इस वजह से अंडर आर्टिकल 31C जितने भी एक्ट डाले गए थे वो भी किससे बचाने के लिए करा गया था, कि भाई उसको भी जुडिशियल रिव्यू से एक तरह से बचाने की कोशिश करी गई थी। और दूसरा कि भाई किसी भी एक इंसान के पास कोई भी मतलब इतनी संपत्ति ना हो कि वो देश को कंट्रोल करने की कोशिश करे। तो ये था आर्टिकल 31A, B, C। अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई इशू है, कुछ गलत बता दिया हो मैंने, तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई सुझाव सजेशन आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल दे सकते हैं। और ऑल द बुक लिस्ट, जितनी भी UPSC की बुक लिस्ट है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। अगर मेरे से जुड़ना है ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो आपको सबके लिंक अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।